क्या वाकई शुरू होने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या दुनिया चल चुकी है तीसरे विश्व युद्ध की राह पर? क्या वाकई इजराइल ने छेड़ दिया है तीसरा विश्व युद्ध? क्या हो चुका है सबसे बड़ी जंग का ऐलान? दोस्तों, फाइनली वो हो चुका है जो इजराइल एक लंबे वक्त से, एक लंबे समय से चाह रहा था। यानी इजराइल जो गाजा और फिलिस्तीन पर हमले करता था, वो ये चाह रहा था कि पूरे दुनिया में ही इस युद्ध का परिणाम हमें देखने को मिले, पूरी दुनिया में ही ये युद्ध फैल जाए। और वो हो ही गया। ये कहिए कि जिसको करने की कोशिश इजराइल की तरफ से बड़ी शिद्दत के साथ की जा रही थी, 2024 के पहले ही दिन ही हम लोगों को वो सब कुछ देखने को मिल गया और सुनने को भी मिला कि जिसकी उम्मीद हम लोगों ने कभी भी नहीं की थी। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर के दिन से शुरू होने वाली वो खतरनाक और बड़ी जंग कि जो एक लंबे वक्त से ही फिलिस्तीन और इजराइल की जंग बनी हुई थी, अब वो एक रीजनल वॉर में तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। क्योंकि दुनिया की और भी बड़ी बड़ी ताकतें इस जंग में अब कूदने जा रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें ऑलरेडी इस जंग में कूद चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा तब तक कंडीशन कैसी होगी, मगर रिकॉर्डिंग के वक्त तक ये बात ऑलरेडी लगभग सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से क्लियर हो चुकी है कि यूके और यूएस और यूरोप का कोई एक और देश की जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ये तीनों देश मिलकर रेड सी में मौजूद यमन के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। उसी यमन के ऊपर के जिसने पिछले कई दिनों से इजराइल की नाक में सबसे ज्यादा दम करके रखा था। इन सारी रिपोर्ट्स के बाहर आते ही यमन के हुतियों का भी एक पूरा ग्रुप, मतलब कि जो उनके सीनियर लीडर्स वगैरह होंगे, वो सब ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि वो लोग ईरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस चीज को लेकर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि जब जंग शुरू हो ही गई है तो आखिर इसको कैसे लड़ा जाए। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि कुछ वक्त के बाद मीडिया की तरफ से ये बात भी क्लियर कर दी गई थी कि ईरान ने भी अपना एक वॉरशिप रेड सी के एरिया में भेज दिया है। ये सारा कुछ और इन सारे देशों की ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी तक इस वीडियो में आप लोगों को बताई, सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतने दिनों से तो ये सारे ही देश खामोश बैठे थे और सिर्फ धमकियों से काम चला रहे थे, मगर आखिर ऐसा क्या हो गया कि चंद घंटों के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। तो दोस्तों, मैटर ये हुआ कि 31 अक्टूबर के दिन पिछले कई दिनों के दस्तूर के मुताबिक यमन के हुतीज लोगों ने इस इलाके से गुजरने वाले एक जहाज को निशाना बनाया। यमन के हुतीज लोग इस बड़े जहाज को कंट्रोल करने के लिए अपनी लगभग 4 छोटी स्पीड बोट्स के जरिए से गए थे। इन लोगों ने पहले तो अपनी पिस्टल के जरिए से इसके ऊपर अटैक किया और इसको चलाने वाले लोगों को ये वार्निंग दी कि वो फौरन इसको यमन की बंदरगाह की तरफ लेकर जाएं। लेकिन उन लोगों ने वार्निंग को इग्नोर किया। ना सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उस इलाके में अमेरिका की जो एक्टिव मिलिट्री वगैरह होती है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फौरन अमेरिका के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचे और उन्होंने हुतीज लोगों की जो छोटी छोटी स्पीड बोट्स थी उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस खतरनाक हमले में 3 स्पीड बोट्स तो फौरन डूब गई, जबकि एक भागने में कामयाब रही। नतीजे में हुतियों के लगभग 10 सिपाहियों की मौत हो गई। और दोस्तों, ये पहली बार था कि जब अमेरिका की तरफ से इस जंग में हुतियों के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट अटैक किया गया है, वरना वो शुरू से ही इस जंग से बचता रहा और हमेशा धमकियों से ही काम चला रहा था। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक यमन के जो हुतीज हैं उनके स्पोकर्स पर्सन्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उनके इस हमले में 10 सिपाहियों की मौत हो गई है। उन्होंने अमेरिका को धमकाते हुए ये तो कहा कि वो पहले की तरह ही फ्यूचर में भी इजराइल से जुड़े हुए और इजराइल जाने वाले हर जहाज को टारगेट करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है, मतलब ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसका अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम वो करेंगे और वो करने जा रहे हैं जिसकी अमेरिका ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, रेड सी में 31 अक्टूबर को होने वाली इस घटना के बाद ही चंद घंटों के अंदर वो सब कुछ हुआ जो मैंने आपको वीडियो में बिल्कुल शुरू में बताया था। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से नए नए देश और नई नई ताकतें अब इस जंग में एंट्री ले रही हैं, इन तमाम ही चीजों से अगर सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को हो रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद इजराइल है। क्योंकि इजराइल तो लंबे वक्त से खुद यही चाह रहा था। बड़े बड़े दावों और बड़ी बड़ी बातों के साथ गाजा की जमीन पर उतरने वाला इजराइल ऑलरेडी मैदान पर काफी पिछड़ चुका है। इस जंग पर शुरू से ही गहरी नजर रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इजराइल को ऐसी 5% कामयाबी भी नहीं मिल सकी है हमास के खिलाफ कि जिसको दिखाकर कम से कम वो अपनी पब्लिक को मुतमईन कर सके, उन्हें सेटिस्फाई कर सके और ये कह सके कि हम हमास से समझौता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखो ये बिगाड़ लिया है। जाहिर है जिन मोटिव्स के साथ और जिन टारगेट के साथ वो वहां पर गया था
उनमें से एक भी टारगेट अचीव नहीं हो सका। उल्टा हर गुजरते दिन के साथ उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। यही वजह थी कि वो एक लंबे वक्त से इस भारी बोझ को अपने कंधों से उठाकर दुनिया की दूसरी ताकतों के कंधों पर डालना चाह रहा था। और इन्हीं सारी कोशिशों का नतीजा था कि कभी तो उसने सीरिया में एयरपोर्ट पर अटैक किया, तो कभी इराक में मौजूद ईरान के कमांडर को ही खत्म कर दिया। इसके अलावा भी उसने ऐसी बहुत सारी कोशिशें की ताकि किसी तरह से ईरान जैसी ताकत को इस जंग में घसीटा जा सके। बस एक बार अगर किसी भी तरह से ईरान इस जंग में कूद जाता है तो जाहिर है उसकी तरफ से भी उसका सबसे पक्का दोस्त अमेरिका या फिर बाकी यूरोपियन देश आ ही जाएंगे। जाहिर है पिछले कुछ घंटों के अंदर दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसमें पता चलता है कि शायद इजराइल अब अपने इस मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, बल्कि इजराइल को एक और चीज में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया भर के मीडिया में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को ही लेकर चर्चा होती है। एक तो ये कि आखिर उस इजरायली आर्मी की रियलिटी क्या है, वो सच में कितनी ताकतवर है कि जिसकी ताकत के गुणगान पिछले कई सालों से या फिर पिछले कुछ दशकों से हमारी दुनिया में होते आ रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि गाजा के अंदर ये देखा गया है कि इजरायली आर्मी हमास से मुकाबला कर सके या ना कर सके, उससे लड़ सके या ना लड़ सके, लेकिन हाँ वो वहाँ के बच्चों और औरतों से अच्छा मुकाबला करती है, क्योंकि जाहिर है वो इजरायली आर्मी के जो इतने दिन गुजर जाने के बाद भी हमास को कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं दे सकी है कि जिसका वीडियो वो दुनिया में दिखा सके और अपने आप को जस्टिफाई कर सके। वही इजरायली आर्मी दूसरी तरफ लगभग 20,000 से भी ज्यादा मासूम आम लोगों को मार चुकी है, जिसमें ज्यादातर तो बच्चे और औरतें शामिल हैं। अब अगर ये जंग एक रीजनल वॉर में बदलती है तो दुनिया भर की मीडिया में आने वाले दिनों में आप लोगों को इजराइल गाजा के अंदर किस हाल में है और क्या क्या कर रहा है ये तो देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि देखने को ये मिलेगा कि रेड सी के अंदर क्या हो रहा है। हुतीज ने कब अटैक किया, अमेरिका ने हुती के ऊपर कब अटैक किया, या फिर ईरान का क्या रोल है और यूके का क्या रोल है। मतलब जो मीडिया का फोकस होगा वो इजराइल और फिलिस्तीन की बजाय अब रेड सी में दिखाई देगा, और यही शायद इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अब हर गुजरते दिन के साथ साथ या फिर हर गुजरते घंटे के साथ साथ दुनिया के ऊपर एक बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अगर यूके यूएसए जैसे ताकतवर देश ग्रुप बनाकर यमन के ऊपर अटैक करेंगे और हालात बिगड़े और यमन की मदद के लिए कोई देश इस जंग में कूदा तो वो सबसे पहला देश ईरान ही होगा। ईरान के जंग में इन्वॉल्व होते ही इनडायरेक्टली रशिया की भी एंट्री हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि रशिया और ईरान की दोस्ती इस वक्त पीक पॉइंट पर चल रही है। रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान जब रशिया बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था, उस दौर में दुनिया की अगर किसी ताकत ने अंदरूनी तौर पर रशिया की सबसे ज्यादा मदद की थी तो वो कोई और नहीं बल्कि ईरान था। उसको हथियार भी सप्लाई किए थे और भी तरह से उसको मदद भी की थी। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को ये बताता चलो दोस्तों कि फिलिस्तीन और इजराइल की इस जंग में रशिया की इन्वॉल्वमेंट की खबरें अभी 2-3 दिन पहले ही ऑलरेडी आ चुकी हैं। वो इस तरह से कि आपको याद होगा कि इजराइल इस पूरी जंग के बीच में वक्त वक्त पर कई बार सीरिया पर भी अटैक करता रहा है, जिसके लिए शुरुआती दिनों में रशिया की तरफ से ये वार्निंग भी दी गई थी कि सीरिया में ये सब कुछ करना बंद कर दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इजराइल की तरफ से उस धमकी को इग्नोर ही किया गया है और उसके बाद भी ये देखा गया है कि कभी कभी वो सीरिया के कुछ खास ठिकानों पर अटैक करता है, मगर अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से मीडिया रिपोर्ट्स से दावा किया है कि पहली बार रशिया की तरफ से इजराइल के ऊपर इस इलाके में एक्शन लिया गया है। इजराइल ने जब कुछ बम्स और मिसाइल को सीरिया में दागने की कोशिश की तो बदले में रशिया ने उसको रोकने के लिए इजराइल के ऊपर अटैक किया। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर सीरिया से रशिया का क्या लेना देना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कई सालों से ही, मतलब जब से सीरिया सिविल वॉर का शिकार हुआ है, तब से ही वहां की जो असद गवर्नमेंट है उसको बचाने की जिम्मेदारी पुतिन ने ले रखी है। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सीरिया में बशर अल असद की जो गवर्नमेंट बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की ही वजह से बची हुई है, वरना अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप ने न जाने कब का सीरिया से इस इंसान का जिसका नाम है बशर अल असद उसको कब का खत्म कर दिया होता। बहरहाल दोस्तों आपकी इस वॉर के बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।